Good morning, students, and welcome to online lecture of Jarathi More English School. So today I am going to teach you history 9th chapter, last phase of struggle for independence. Okay. So I had already completed two part of this chapter. Okay. So today I am going to teach you maybe last part of this chapter. Okay. So in last lecture we have completed till Indian National Army, Azad Hind Sena. Okay. सो ऑल वी नो जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे ना, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इफर्ट किया था हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए, राइट। तो वो टाइम पे एक सेना थी आज़ाद हिंद सेना, जिसके वो क्या थे, लीडर थे। ओके। तो लीडर होने के साथ साथ मतलब एक इम्पॉर्टेंट लीडर भी थे वो, प्लस वो सुभाष मतलब वो आज़ाद हिंद सेना में भी, मिलिट्री में भी लीडर थे, और प्लस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी थी वहाँ पर भी वो क्या थे, लीडर थे। ओके। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उनको क्या लगता था कि जो इंग्लैंड की जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी ना, तो वो टाइम पे वो चाहते थे कि मतलब हम लोग और ज़्यादा हार्ड स्ट्रगल कर कर और जो इंग्लैंड की जो एनिमी कंट्री है तो उसके साथ हेल्प लेकर इंग्लैंड के ऊपर अटैक करें। लेकिन इनके ये पॉइंट ऑफ व्यू से जो उनके जो सीनियर्स लीडर्स थे वो सेटिस्फाई नहीं थे, मतलब वो एग्री नहीं हुए थे। ओके। तो इसकी वजह से उन्होंने क्या कर दिया था, यहाँ से रिज़ाइन दे दी थी। उनकी जो पोजीशन थी वहाँ से उन्होंने रिज़ाइन दे दी थी, पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, वहाँ से उन्होंने रिज़ाइन दे दी थी। और फिर उन्होंने क्या किया था, पार्टी फाउंड की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक। ओके। फिर उसमें वो क्या करते थे, मतलब स्पीचेस के थ्रू जो पीपल से उनसे अपील करते थे कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, रिवॉल्ट करना चाहिए ब्रिटिश के अगेंस्ट में। तो वही टाइम पे उनको मतलब सज़ा दी गई थी, मतलब उनको कैद कर लिया गया था प्रिजन, और फिर उसके बाद वो वहाँ से स्केप हो गए थे, भाग गए थे। और फिर अप्रैल 1941 में वो जर्मनी पहुँचे। जर्मनी पहुँचने के बाद उन्होंने एक और मूवमेंट स्टार्ट किया, फ्री इंडिया सेंटर उन्होंने फाउंड किया वहाँ पर जाकर। और जो वहाँ का रेडियो था, बैडलाइन रेडियो, तो वहाँ से वो अपील करते थे, मतलब वहाँ पे जो लोग रहते थे तो वो लोगों से अपील करते थे इंडिपेंडेंस के लिए, हमारी कंट्री के इंडिपेंडेंस के लिए, राइट। और वही टाइम पे जो रास बिहारी बोस थे उन्होंने कहाँ पे इन्वाइट किया उनको, जापान में इन्वाइट किए थे। ओके। सो फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। अब जो इंडियन नेशनल आर्मी है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, लेट्स सी। रासबिहारी बोस was staying Rasbihari Bose was staying in Japan since 1915. He had organized Indian patriots living in countries of Southeast Asia and established the organization named Indian Independence League. Yes, अब वो कहाँ पे रहते, जो रासबिहारी बोस थे, राइट। तो वो सिंस 1915 से जापान में रह रहे थे। ओके। और उन्होंने क्या ऑर्गेनाइज किया था, ही हैड ऑर्गेनाइज इंडियन पैट्रियट्स लिविंग, मतलब जो इंडियन की जो पैट्रियट जो कहाँ पे रह रहे थे, साउथ ईस्ट एशिया में जो रह रहे थे ना, तो उन लोगों के साथ मिलकर उन्होंने क्या ऑर्गेनाइज किया था, एक लीग ऑर्गेनाइज किया था जिसका नेम उन्होंने दिया था इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। ओके। In the early part of 1942, Japan conquered the territories in East Asia, which were controlled by the British. Yes, फिर उसके बाद क्या हुआ था, जो जापान जो कंट्री थी, तो उन लोगों ने कहा कौन सी एरिया पे कॉन्कर किया, मतलब कौन सी एरिया पे अटैक किया, ऐसी मतलब साउथ ईस्ट एशिया की जो टेरिटरी थी उसके ऊपर उन्होंने अटैक किया, उसको कॉन्कर कर लिया। और वो एरिया कॉन्कर करने के बाद अब वहाँ पे किसका रूल था, मतलब वहाँ पे ब्रिटिश का रूल था। ओके। तो ब्रिटिश को भी उन्होंने अपने अंडर में ले लिया, प्लस ब्रिटिश के साथ में जो इंडियन सोल्जर्स थे, ओके, तो वो इंडियन सोल्जर्स को भी उन्होंने अपने अंडर में ले लिया था। ओके। राजबिहारी बोस विथ Rajbihari Bose, with the help of Captain Mohan Singh, formed a battalion of this Indian prisoner of war. Yes. अब राजबिहारी बोस ने क्या किया, अब ये जो प्रिजनर थे ना, तो उन लोगों के साथ मिलकर उन्होंने एक बैटालियन फॉर्म करने के लिए सोचे। किस चीज़ के लिए, मतलब वो सबसे पहले उन्होंने राजबिहारी बोस ने किससे हेल्प लिए, जो कि कैप्टन थे, कैप्टन मोहन सिंह, उनके साथ मिलकर वो उन्होंने क्या फॉर्म किया, एक बटालियन फॉर्म की, जिसमें कौन थे, जो प्रिजनर थे, उन लोगों को लिया था। ओके। इट वॉज नेम एज इंडियन नेशनल आर्मी, और उसे नेम क्या दिया गया था, इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद सेना। ओके। लेटर नेताजी Later, Netaji Subhash Chandra Bose led the Indian
नेशनल आर्मी। यस, फिर उसके बाद जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, उन्होंने जो इंडियन नेशनल आर्मी जो स्टार्ट हुई थी उसको लीड किया उन्होंने। ओके, इन अक्टूबर 1943 नेताजी स्टैब्लिश आज़ाद हिंद गवर्नमेंट इन सिंगापुर। शाहनवाज शाह, जगन्नाथ भोसले, डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन, गुरुबख्श सिंह धिल्लोन, प्रेम कुमार सहगल एक्सेट्रा वेयर हिज चीफ एसोसिएट्स। यस, फिर 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या इस्टेब्लिश किया? आज़ाद हिंद गवर्नमेंट इस्टेब्लिश किया सिंगापुर में। ओके, अब उन्होंने सिंगापुर में इस्टेब्लिश किया आज़ाद हिंद गवर्नमेंट। ओके, अब उनके साथ बहुत सारे क्या थे? उनके एसोसिएट्स थे, लाइक शाहनवाज खान, जगन्नाथ भोसले, डॉक्टर लक्ष्मी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पे जिनके नेम दिया है ये सब कौन थे? उनके चीफ एसोसिएट्स थे। ओके, कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन वॉज द कमांडर ऑफ रानी झांसी रेजिमेंट। अब ये जो कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन है, ओके, तो वो क्या थी? वो कैप्टन थी, कहा कि ऑफ रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट की। नेताजी अपील टू द इंडियन पीपल, यू गिव मी ब्लड एंड आई गिव यू इंडिपेंडेंस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस लोगों से क्या करने लगे? अपील करने लगे कि तुम मुझे, जैसे यू गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू इंडिपेंडेंस। आप लोगों ने ये स्लोगन सुना होगा ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। Achievement of Indian National Army. In November 1943, Japan conquered Andaman and Nicobar Island and handed them over to Azad Hind government. Yes, अब नवंबर 1943 में जापान ने क्या कॉन्कर्ड किया? मतलब क्या कॉन्कर्ड किया? अंडमान एंड निकोबार को अपने अंडर में ले लिया, उनको कॉन्कर्ड कर लिया। ये दोनों क्या है? आइलैंड है ना, ऑल वी नो दैट। और ये दोनों आइलैंड को उसने किसके किसके हवाले छोड़ दिया था? आज़ाद हिंद जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी वो टाइम पर, तो उनको दे दिया था। ओके, नेताजी रीनेम दैम एज शहीद एंड स्वराज्य रिस्पेक्टिवली। फिर नेताजी ने क्या किए थे? जो अंडमान निकोबार है ना, तो उन लोगों को रीनेम, मतलब उनको दूसरा नेम दिया गया था, शहीद एंड स्वराज्य। इन 1944 इंडियन नेशनल आर्मी कैप्चर द आराकन प्रोविंस इन म्यांमार। यस, फिर उसके बाद 1944 में जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, तो उन लोगों ने भी क्या किया? कैप्चर कर लिया। कौन सी पार्ट को कैप्चर किया? कौन सी टेरिटरी को कैप्चर किया? हमारी कंट्री की आराकन प्रोविंस को उन्होंने कैप्चर किया, जो कि म्यांमार में थी। ओके, पोस्ट ऑन द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ आसाम वेयर कैप्चर्ड। और जो ईस्टर्न बॉर्डर साइड, मतलब आसाम के जो ईस्टर्न बॉर्डर साइड जो पोस्ट थे, तो उसको भी उन्होंने अपने अंडर ले लिया था, मतलब उसको भी कैप्चर कर लिया था। इन द सेम पीरियड द कैम्पेज ऑफ इम्पल रिमेन इनकम्प्लीट बिकॉज जापान स्टॉप हेल्पिंग द इंडियन नेशनल आर्मी। लेकिन देखो वही टाइम पे क्या हो रहा था? कैंपेज लगी हुई थी, कहाँ पर? इम्पेल में। ओके, लेकिन वो जो कैंपेज थी वो क्या हो गई थी? रुक गई थी, इनकम्प्लीट रह गई थी। क्यों? क्योंकि जापान कैसे अभी इंडियन को हेल्प कर रहा था, जैसे भी देखो अंडमान निकोबार उन्होंने कॉन्कर्ट उन्होंने किए थे, लेकिन दिए किसको? उन्होंने आज़ाद हिंद गवर्नमेंट के हाथ में दे दिए थे, है ना। लेकिन अब क्या हुआ था? उन लोगों ने जो इंडियन नेशनल आर्मी है उनको हेल्प करना बंद कर दिया था, स्टॉप कर दिया था। बट इन एडवर्स सर्कमस्टेंसेस सोल्जर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी वेयर डेडिकेटली dedicatedly fighting. But in the same period, Japan accepted defeat. On 18 August 1945, Subhash Chandra Bose died in a plane accident. Yes, फिर क्या हुआ है देखो, ऑब्वियसली मतलब अब उनको हेल्प नहीं मिली जापान से, लेकिन फिर भी जो इंडियन नेशनल आर्मी के जो सोल्जर्स थे वो भी अभी भी मतलब बहुत डेलिकेट होकर मतलब क्या कर रहे थे? वो फाइटिंग कर रहे थे, है ना। और लेकिन वही टाइम पे क्या हुआ था? बट इन द सेम टाइम जापान एक्सेप्टेड डिफीट। लेकिन वो टाइम पे क्या हुआ था? जो जापान है उन्होंने अपनी हार मान लिए थे, किससे? इंडिया से। फिर 18 अगस्त को 1945 को जो सुभाष चंद्र बोस थे वो प्लेन से कहीं पर जा रहे थे, तो वो प्लेन जो था वो क्या हो गया था? मतलब वो प्लेन का एक्सीडेंट हो गया था, वो प्लेन क्रैश हो गया था और उसमें उनकी डेड हो गई थी, सुभाष चंद्र बोस की, मतलब वो प्लेन में उनकी डेड हो गई थी। ओके, प्लेन एक्सीडेंट में उनकी डेड हो गई। ओके, ऑन दिस बैकग्राउंड द सोल्जर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी हैड टू ले डाउन देयर आर्म्स, thus ended the touring phase of the Indian National Army. Yes, अब जब इंडियन नेशनल आर्मी के जो सोल्जर को ये न्यूज़ पता चली, तो उन लोगों ने क्या किया? उनके जो आर्म्स हैं, उनके जो वेपन्स हैं, वो सबको उन्होंने नीचे रख दिया था। और ये क्या थी? एक मतलब दस एंडेड द ट्रेलिंग फेज, मतलब जो ट्रेलिंग फेज चल रहा था हमारी कंट्री में इंडिपेंडेंस के लिए, तो वो यहाँ पे मतलब थोड़ा सा एंड हो गया था इंडियन नेशनल आर्मी के हाथ से। Later, the British government charged the officer of Indian National Army with treason. Pandit Jawaharlal Nehru, Bahubhai Desai, Tej Bahadur separate. This expert lawyer defended them. Yes, फिर बाद में क्या हुआ है? जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन लोगों के ऊपर
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या की, कुछ चार्ज थे वो इंडियन नेशनल आर्मी के ऊपर लगा दी थी। ओके, यस, सो इंडियन नेशनल आर्मी ने अपने आर्म्स नीचे रख दिए थे और यल्ला क्या पहुंच गई, हाँ। फिर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो उन लोगों ने क्या किया था, ऑफिसर जो इंडियन नेशनल आर्मी के जो ऑफिसर्स थे उनके ऊपर क्या लगा दिया था, ट्रीजन। ट्रीजन मतलब जैसे कोई स्टेट अथॉरिटी होती है तो उसके ऊपर क्राइम का इल्ज़ाम लगा देना, है ना। तो इस ये वजह वजह से उन लोगों के उनके ऊपर चार्ज कर दी गई थी। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सैपरे, तेज बहादुर सेपरे दिस एक्सपर्ट लॉयर डिफेंडेड देम। लेकिन देखो ये जो लॉयर्स थे जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई, ये सब क्या थे, बहुत टाइम पे बहुत ही एक्सपर्ट लॉयर थे। तो इन लोगों ने क्या किया, जो इनके ऊपर मतलब जो ऑफिसर्स के ऊपर लगाया गया था ट्रीजन, तो उनको ये मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को उन्होंने क्या कर दिया था, डिफेंड कर दिया था। बट द मिलिट्री but the military tribunal held the officer guilty and they were sentenced to life imprisonment। लेकिन जो मिलिट्री ट्रिब्यूनल थे, लेकिन है ना, तो उन लोगों ने क्या किया, जो ऑफिसर्स थे उन लोगों को गिल्टी फील करवाया और उसकी वजह से उनको क्या दे दी गई, सज़ा दी गई लाइफ टाइम के लिए, मतलब उनको जैसे उम्र कैद की सज़ा सुना दी थी। Therefore, there was a severe unrest against the British government in the mind of Indian people। अब ये वजह से भी क्या हुआ था, जो पीपल थे हमारी कंट्री में वो टाइम पे जो रह रहे थे, तो उनकी ये उन्होंने जब मतलब ऐसा ब्लेम लगा दिया हमारे सोल्जर्स के ऊपर, तो उसकी वजह से भी जो पीपल से उनका मतलब माइंड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को लेकर। Finally, the British government had to suspend the पनिशमेंट गिवन बाय द मिलिट्री ट्रिब्यूनल। यस, लेकिन बाद में क्या हुआ था, जो पनिशमेंट उनको दिया गया था, मतलब उम्र कैद की जो सज़ा दी गई थी वो सोल्जर्स को, है ना, तो वो कुछ टाइम के लिए क्या कर दी गई थी, सस्पेंड कर दी गई थी, मतलब वो रोक दी गई थी। ओके, नाउ रिवॉल्ट ऑफ आर इंडियन आर्मी एंड एयरफोर्स। द नेवी The Navy and Air Force soldier with the inspiration from Indian National Army caused discontent against the British government। अब जो नेवी और एयर फोर्स के जो सोल्जर्स है ना, तो वो किससे इंस्पायर हुए थे, जो इंडियन नेशनल आर्मी थी उनसे वो इंस्पायर हुए थे, है ना। तो ये जो सारे सोल्जर्स थे ना, तो इन लोगों के बीच में क्या हो गई थी, डिसकंटेंट हो गई थी, किसके अगेंस्ट में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, क्योंकि उनको हर चीज़ें पता थी, हर किस मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो किस तरीके से ट्रीट कर रही है हमारे पीपल्स को और हमारे सोल्जर्स को। तो इसकी वजह से नेवी के और जो एयरफोर्स के सोल्जर्स है उन लोगों के अंदर भी क्या हो गई थी, डिसकंटेंट आ गई थी, किसके अगेंस्ट में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। It burst out on the British warship तलवार इन मुंबई ऑन 18 फरवरी 1946। अब ये जो इनका डिसकंटेंट था, है ना, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आ गया था, हो गए थे मतलब, तो ये कहाँ पे दिखा हम लोग को, ये कहाँ पे बस्ट आउट हुआ, जब इन लोगों ने क्या किया, मतलब ब्रिटिश वॉर की गई, जो ब्रिटिश वॉर की जो शिप है तलवार, मतलब ये वहां पे दिखा गया था, जो कि कहाँ पे हुआ था, मतलब ये जो पे थी मुंबई में थी और ये 18 फरवरी 1946 को दिखा गया मतलब हुआ था। द सोल्जर अनफर्ल द ट्री कलर फ्लैग ऑन द ब्रिटिश वॉरशिप। अब ये जो तलवार है ये किसकी वॉरशिप थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की, राइट। लेकिन वो टाइम पे जब मतलब जैसे नेवी और एयरफोर्स वाले सोल्जर्स ने इसके ऊपर अटैक किया और उसको अपने अंडर ले लिया, तो इन्होंने अपना गुस्सा निकाल दिया इन लोग के ऊपर, है ना, ब्रिटिश के ऊपर। तो वो टाइम पे उन्होंने क्या किया, वहां पर जाकर अपना जो फ्लैग है, अपने कंट्री का जो फ्लैग है, तो ब्रिटिश की वॉरशिप के ऊपर उसको क्या कर दिया था, अनफर्ल कर दिया था, उसको लगा दिया था, है ना। दे रेस स्लोगन अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और उन लोगों ने वहाँ पे फ्लैग लगाने के बाद वहाँ पे उन लोग ने क्या करने लगे थे, मतलब जोर जोर से जो स्लोगन थे हमारे कंट्री के वो लगाने लगे थे, नारे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंट आर्मी टू ओपन फायर ऑन द नावल सोल्जर्स। फिर जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चला कि जो नावल सोल्जर्स ऐसा ऐसा कर रहे हैं, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या ऑर्डर पास किया कि वो उनके ऊपर क्या करे, ओपन फायरिंग स्टार्ट कर दे। द रिबल्स ऑल्सो मेड काउंटर अटैक विद फायरिंग। द वर्कर एंड कॉमन पीपल एक्सटेंडेड देयर सपोर्ट टू द नावल सोल्जर्स। अब ये सब चीज़ों में क्या हुआ था, जो वर्कर्स थे और जो कॉमन पीपल थे, है ना,
तो उनका भी जो सपोर्ट है वो क्या हो गया था, बढ़ गया था, किसके लिए, नेवल सोल्जर्स के लिए। फाइनली विद द mediation of सरदार वल्लभ भाई पटेल, द naval soldier let down their arms। लेकिन देखो क्या हुआ लास्ट में, मतलब मेडिएशन की वजह से, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे, तो उसके बाद क्या हुआ था, जो नेवल सोल्जर्स जो थे उन लोगों ने अपने उनके जो आर्म्स, उनके जो हथियार थे, वेपन थे, वो नीचे रख दिए थे। To support the uprising of naval soldier, the Air Force officer from Delhi, Lahore, Karachi, Ambala, Meerut, etc. went on strike. Yes, अब ये जो naval soldiers जिन्होंने अपने हथियार नीचे रख दिए थे, अपने आप को मतलब सरेंडर कर दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, तो इनको सपोर्ट करने के लिए क्या, कौन से लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे, जो अदर जो नेवल सोल्जर्स थे और जो एयरफोर्स के जो सोल्जर्स थे, लाइक दिल्ली, लाहौर, कराची, अम्बाला, मेरठ, यहाँ से जो लोग, जो ऑफिसर्स बिलोंग करते थे, जो लोग बिलोंग करते थे, तो ये सब क्या कर रहे थे, ये नेवल सोल्जर्स को सपोर्ट कर रहे थे। और इन लोगों ने सपोर्ट करने के लिए क्या किया, इन लोगों ने स्ट्राइक लगा दी थी। This revolt were a clear indication that the sentiment of discontent against the ruler had reached a climax। अब इससे हम लोग को पता चल रहा था कि ये जो डिसकंटेंट हुआ है ब्रिटिश के अगेंस्ट में, मतलब जहाँ जो हम दोनों, हमारे और ब्रिटिश के बीच में जो डिसकंटेंट है ना, तो वो एक अभी क्या लग रहा था, मतलब वो अब कहाँ पे पहुंचने वाला है, ये वो एक क्लाइमेक्स, मतलब एक एंडिंग पॉइंट पर पहुंचने वाला है। In the way, the period between 1942 to 1946 shook the foundation of British power in India। Yes, अब ये जो पीरियड था 1942 से लेके 1946 का, तो वो टाइम पे क्या लग रहा था कि जब जो फाउंडेशन है ब्रिटिश पावर का, वो टोटली क्या हो जाएगा, शुक हो जाएगा हमारी कंट्री में। थ्रू द क्वाइट इंडिया मूवमेंट, द सर्वर डिस्कंटेंट ऑफ इंडियन पीपल अगेंस्ट द ब्रिटिश वर एक्सप्रेस। यस, इसके बाद फिर क्या हुआ, जो क्वाइट इंडिया मूवमेंट जो था, और फिर जो डिस्कंटेंट हुआ, जो डिस्कंटेंट थे ऑफ इंडियन पीपल्स अगेंस्ट ब्रिटिश, तो वो भी उन लोगों ने, मतलब अपने भी जितने भी गुस्सा था, जितना भी उनका डिस्कंटेंट था, जो भी चल रहा था उन लोग के, वो सब उन्होंने क्या किया, एक्सप्रेस कर दिए थे। आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स वॉज द बैकबोन ऑफ ब्रिटिश पावर। अब ये जो थ्री फोर्स थी, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, और यही क्या थी, मतलब ब्रिटिश का ये मेन पावर था, ब्रिटिश का ये बैकबोन था। ओके, अब यही तीन पावर उनके पास नहीं है, ये तीनों पावर अब क्या हो गई है, मतलब इंडियन को सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया अपने खुद की कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, वो खुद इनके साथ फाइट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का और ब्रिटिश पावर का जो बैकबोन है वही उनके पास नहीं है, तो वो कैसे हमारी कंट्री में अब रह सकते हैं, राइट। दे वी आर ऑल्सो नाउ अपोजिंग द ब्रिटिश। ऑब्वियसली ये तीनों भी क्या कर रहे थे, अब ब्रिटिश से अपोज करने लग गए थे। सो ड्यू टू दिस incident, the British ruler realized that they will not be able to empower India for a long period of time। फिर इसके बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी हमारी कंट्री में, तो उन लोगों को समझ में आ गया कि अब हम ज़्यादा टाइम तक हमारा जो पावर है वो मतलब ये कंट्री के ऊपर, मतलब इंडिया के ऊपर नहीं चला सकते, मतलब हम ज़्यादा टाइम तक यहाँ पे रूल नहीं कर सकते। ओके, सो हियर द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर इज टोटली कंप्लीटेड।